Yes, ma'am. दैट्स ग्रेट। यस मैम। सो कल आप लोगों की क्लास मुझे 11th आवर पे इसलिए कैंसिल करनी पड़ी कि आई हैव माय ऑफिशियल कुछ ग्लिच था तो उसकी वजह से। आज हम लास्ट टाइम हम लोगों ने पाक अफगान रिलेशन के ऊपर बात की थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। और उसी के हवाले से हमने डिफरेंट की एलिमेंट्स देखे थे और उसके मुख्तलिफ फेजेस देखे थे, मुख्तलिफ चीज़ें देखी थी कि उसमें कौन से की एलिमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं और उसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं कि जो हमने देखने हैं। उसी हवाले से उससे आज हम आगे बढ़ते हैं और उसके अलावा जो बाकी की एलिमेंट्स हैं उनको हम देखते हैं। इसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कौन-कौन से की एलिमेंट्स हैं कि जिनको हमने देखना है, डिस्कस करना है। आज हम दूसरा जो अगला रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं, पाक-अफ़गान रिलेशन के इश्यूज़ भी हमने देख लिए, अपॉर्च्युनिटीज़ भी हमने देख ली कि हम उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है या जिस रिलेशन को हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है पाक इंडिया रिलेशंस। आप मुझे बताएं, जब पाक इंडिया रिलेशंस की बात होती है, आपके ज़हन में क्या आता है? पहली थॉट क्या आती है? कश्मीर। 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 और टेरर नौशरवान कहते हैं। इंडस रिवर जो प्रॉब्लम है। हाइड्रोपॉलिटिक्स, वाटर, वाटर इशू, वाटर क्राइसिस। देखें, ये आपको मेजर इश्यूज हैं, ये वो मेजर चंक है कि जिसको हम पाकिस्तान या इंडिया के ताल्लुक को जब पढ़ रहे होते हैं, जब बता रहे होते हैं, तो हम इसको कंसिडर करते हैं। हमसे जब सवाल भी किया जाता है तो वो प्राइमरीली कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है, या फिर अब अगेन आपकी अगर हाइड्रोपॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात होती है तो वो हमारी पाकिस्तान अफेयर की तरफ चली जाती है। यहाँ पे अब कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं, कुछ ऐसे की एलिमेंट्स हैं कि जिनको हमने देखना है और अंडरस्टैंड करना है। वन बाय वन तमाम चीजों को देखते हैं, वन बाय वन इसकी जो की एलिमेंट्स हैं उनको कंसिडर करते हैं कि हमने इसको कैसे देखना है। बेटे अब एक चीज याद रखिएगा, कोई भी रियासत अकेले अलग-थलग नहीं रह सकती। उसे बाकी रियासतों के साथ ताल्लुकात बनाने होते हैं, कुछ के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात होते हैं, कुछ के साथ आपके बुरे ताल्लुकात होते हैं, कुछ के साथ आपके ताल्लुकात इस किस्म के होते हैं कि जिनको आप कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर हम देखें तो पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी में इस चीज को क्लियर कर चुका है और पाकिस्तान ने ये बताया है कि पाकिस्तान पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद नेबर्स का हामी है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद नेबर्स, पड़ोसियों के साथ अमन के साथ रहने का ख्वाहिशमंद है। लेकिन अब ये दो ऐसे पड़ोसी हैं, जब हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करते हैं तो इनके ताल्लुकात को कहा जाता है कि इनका ताल्लुकात साइकिल ऑफ कॉन्फ्रंटेशन एंड कोऑपरेशन, गन्स एंड बटर, यानी कि एक ऐसा साइकिल है कि यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कन्फ्रंट कर रहे हैं एक दूसरे को, कॉपरेशन कर रही हैं, अच्छा जी कुछ मुआहदे हमने साइन किए, कभी तलवारें एक दूसरे पे उठाई हैं, कभी चले ताल्लुकात बेहतर करने की भी कोशिश की है। यानी कि कोई एक ऐसा हमें तरीकाकार लाहे अमल नहीं नजर आता कि जिसमें हम कहें कि भाई पाकिस्तान और इंडिया बहुत ही जी कोई उनके अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं या बहुत ही कोई खराब ताल्लुकात हो गए हैं, चीजें खत्म हो गई। अभी ये जो हमारा रिसेंट जो स्पेशल स्टेटस खत्म करने की बात की गई है और कश्मीर इशू के ऊपर हमने, क्योंकि वो हमारी एक कॉज है, हमारा स्टेट नैरेटिव है, इस हवाले से यहाँ पर हमारे पास जो कुछ चीजें हैं, कुछ की एलिमेंट्स हैं, उनको समझना जरूरी है कि अभी हम इसलिए थोड़े से उनके साथ एक सर्द महर हो गए हैं। खैर, पाकिस्तान और इंडिया की जो एक पूरी की पूरी तारीख है उसके अंदर उनके दरमियान की जो जंगो-जदल है, कुछ ऐसे वक़्त रहे हैं कि जब वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल आप कहते हैं कि आपकी 1965-71 की आपने जंगें लड़ी हैं, और फिर कुछ ऐसे भी की एलिमेंट्स हुए हैं कि जहाँ पे हमने ये देखा है कि हमारे डायलॉग्स हुए हैं, आगरा समिट हो, लाहौर डिक्लेरेशन हो वगैरह-वगैरह, कि जहाँ पर एक दूसरे के साथ इन्होंने ताल्लुकात अस्तवार करने की कोशिश की है। टिम मार्शल जो है, उसकी किताब है बड़ी फेमस, प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। अब मार्शल अपनी किताब प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी में क्या कहता है?
वो ये कहता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान कैन एग्री ऑन वन थिंग। किस चीज पे? और वो क्या चीज है जी? नीदर वांट्स द अदर अराउंड। दोनों चाहते हैं कि इनमें से कोई एक भी इनके गिर्द ना हो। प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी वाले ने कहा है कि एक बड़ी रिसेंट एग्जांपल है। क्या हुआ पिछले दिनों? क्या हुआ? किसी को आइडिया है? पाकिस्तान और इंडिया का मैच कहाँ पे हुआ? और यहाँ पर आप होस्ट कर रहे थे, बट वो नहीं आए। तो ये जो हॉस्टिलिटी है, मैम ये ये जो लाइन क्या है, नीदर वांट्स द अदर। अराउंड, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं चाहता कि दूसरा मुल्क उसके इर्द गिर्द मौजूद हो। एक्सेप्ट नहीं करते, सिर्फ इस चीज पे एग्री है कि एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते। यानी कि एक चीज पे ये लोग एग्री है कि दूसरा इनके अराउंड ना हो। यानी कि एक सार्केज्म है इस कोर्ट के अंदर कि पाकिस्तान और इंडिया सिर्फ एक चीज पे एग्री हो सकते हैं कि दूसरा, एक मुल्क कहता है कि दूसरा मेरे अराउंड ना हो और दूसरा कहता है पहला। अगर हम देखें तो इंडिया पाक रिलेशन इस तरह, जिस तरह आप वो कहते हैं कि अकबर जैदी कहते हैं कि जिस तरह आप कहते हैं ना कि रेल की दो पटड़ियां चल रही हैं, तो अकबर जैदी कहते हैं कि इट्स लाइक वॉकिंग ऑन द शिफ्टिंग सैंड्स। एक मिनट में आप श्योर हैं कि आपकी पोजीशन क्या है, दूसरे मिनट में सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, आपको पता ही नहीं है क्या होने जा रहा है। इसका मतलब है पाकिस्तान एंड इंडिया का रिलेशन है वोलाटाइल। इंडिया है होस्टाइल। हमारे नजदीक इंडिया जालिम है, जाबर। यहां पर हमारे पास लम्हे भर का अमन है, मूवमेंट्स ऑफ ऑप्टिमिज्म। लम्हे भर का आपको लगता है कि चीजें ठीक हो गई हैं। उसके बाद है एग्रेशन। इसकी बुनियादी वजह, इंडिया ये चाहता है, इंडिया के हेजमोनिक एम्बिशंस। अब देखिए हम पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, इंडिया में अगर पाकिस्तान इंडिया रिलेशन पढ़ाई होते तो वहां पे पाकिस्तान के बारे में ये बातें हो रही होती। इंडिया अपने आप को बढ़ाना चाहता है, इंडिया रेलेवेंट होना चाहता है। इंडिया ये कहता है कि भाई जितना ज्यादा मैं इनकी जमीन लपेट लूं वही मेरे फायदे में है, कश्मीर मेरा होना चाहिए, पानी के ऊपर मेरा होल्ड होना चाहिए। और दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो किसी हल पे नहीं पहुंच रही। कश्मीर को अगर हम देखें तो कोई पीसफुल सेटलमेंट नहीं हुई। भाई हमारे तो फाउंडिंग फादर ने, जिन्ना साहब ने कहा था, आवर ऑब्जेक्ट शुड बी पीस विद इन एंड पीस विद आउट। घर वालों के साथ भी अमन, घर से बाहर वालों के साथ भी अमन। हम अमन के साथ रहना चाहते हैं, कॉर्डियल रिलेशंस बनाना चाहते हैं अपने इमीडिएट नेबर्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, इंडिया के साथ और पूरी की पूरी दुनिया के साथ। बेशक इन दोनों ममालिक के दरमियान कोलैबोरेशन का, इन दोनों ममालिक के दरमियान एक अच्छा ताल्लुक बनाने का मौका मौजूद है। ये दो, इनको कहा जाता है टू न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स। दोनों रियासतें न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, ठीक है, एटमी कुव्वतें हैं। इनके दरमियान ताल्लुकात कायम हो सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान और इंडिया को आपस के ताल्लुकात को बेहतर करना होगा और ये जो एग्रेशन है, ये जो गुस्सा है, इसको खत्म करना होगा। इंडियन गवर्नमेंट को अपना सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अपना भरम तोड़ना होगा और पाकिस्तान को भी हकायक का सामना करना होगा, वरना इसके बगैर मामलात क्लियर नहीं हो सकते। दिस इज सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन जो हमने बनाने की कोशिश की। जनरल बात है कि पाकिस्तान और इंडिया की जब हम बात करते हैं तो प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी का राइटर भी ये कहता है और एस अकबर जैदी भी ये कहता है
इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात ऐसे हैं कि जैसे रेल की दो पटड़ियां हैं या बिल्कुल डिफरेंट हैं। इन ताल्लुकात को आप कम्प्लेक्स रिलेशन कहते हैं। हमने तारीख में कुछ ऐसे मौके भी देखे कि जहां पे हम कहते हैं हमें ऑप्टिमिज्म नजर आया कि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के साथ शायद एक अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करें। बेटा इस पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के लिए कहा जाता है मायोपिक सिक्योरिटी डायलेमा। मायोपिक का लफ्ज मायोप से निकला है। वो शख्स जिसको दूर की नजर जिसकी कमजोर होती है ना, उसको हम कहते हैं कि ये मायोप है। ये मायोप जो इसको मायोपिया है, जिसकी नजदीक की कमजोर है उसको आप कहते हैं कि उसको हाइपरोपिया। ये मेडिकल की टर्मिनोलॉजी है। इसमें मायोपिक सिक्योरिटी डायलेमा कि आप दूर से इस चीज को लेके स्केप्टिकल हैं कि इंडिया की तरफ से आने वाली जो हवा है ना, ये इंडिया की तरफ से अगर कोई फूल भी फेंका गया तो उसके अंदर भी किसी ना किसी किस्म का नुकसान है। टू बी वेरी ओपन और क्लियर। यहां तक बच्चे आपको चीज समझ आइए कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात वोलाटाइल होस्टाइल इंडिया मूवमेंट्स ऑफ ऑप्टिमिज्म कुछ हद तक हैं, लेकिन जियो पॉलिटिकल रियलिटीज जो हैं वो ये कहती हैं कि मायोपिक सिक्योरिटी डायलेमा है। ये बात समझ आई आपको? मैम जी। मैम प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी की कोट है, ये कोटेशन है। कोट ये है, यस मैम। पाकिस्तान इंडिया कैन एग्री ऑन वन थिंग। पाकिस्तान और इंडिया सिर्फ एक चीज पे राजी हो सकते हैं, नीदर वांट कोई भी नहीं चाहता, ना पाकिस्तान ना इंडिया, द अदर अराउंड दूसरा उसके इर्द गिर्द मौजूद हो। जैसे इसी। ठीक है? यस मैम। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अच्छा, अब पाकिस्तान और इंडिया के झगड़े कौन से हैं, लड़ाइयां कौन सी हैं, वो सारी बातें हमने करनी है। इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी मैंने इसके अंदर आप लोगों के लिए बड़ा कम्प्रिहेंसिव बनाया कि आपको पता चले कि हमारे मसले क्या क्या हैं, रिसेंटली हमारे इश्यूज कौन से हुए हैं, हमारे पुराने इश्यूज कौन से थे, उसको हम लोगों ने देखना है। हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे रहे, हमारे पास गुड रिलेशन की हमें जरूरत क्यों है, अगर हम गुड रिलेशन बनाएंगे तो हमारे मसाइल का हल कैसे निकलेगा। हिस्टोरिकल रिलेशंस की भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम पाकिस्तान और इंडिया के झगड़े क्या हैं वो करते हैं। एस अकबर जैदी ने ये कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन है बेटे, वो इस तरीके हैं कि दे आर शिफ्टिंग सैंड्स। जिस तरह आप कहते हैं ना कि भाई हवा उड़ के इधर से उधर जाती है और उधर से इधर आती है, एक मिनट में आपको लगता है कि शायद तमाम चीजें ठीक हो गई हैं और दूसरे ही लम्हे में आपको महसूस होता है कि पूरे का पूरा लैंडस्केप, पूरे का पूरा धारा चेंज हो गया। ये कोटेशंस है, मैंने कोटेशंस इसलिए ऐड किए कि आपको अलग से न ढूंढनी पड़े। तो हम वी आर स्टडिंग पाकिस्तान इंडिया रिलेशन। अच्छा, हम काफी आगे आ गए हैं। अब आप तो अब मैं रिपीट करूंगी तो टॉपिक नहीं पूरा हो पाएगा, लेकिन बेटे यहाँ पर हम पाकिस्तान इंडिया रिलेशन पढ़ रहे हैं और हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ही अनसर्टेन कम्प्लेक्स किस्म के ताल्लुकात हैं। दे हैव द मायोपिक सिक्योरिटी डायलेमा, वोलाटाइल रिलेशंस हैं। मायोपिक सिक्योरिटी डायलेमा से मुराद ये है कि एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। इनको लगता है कि एक मुल्क को लगता है कि दूसरा मुल्क उस पर हमलावर होने वाला है, और पाकिस्तान भी इसी सिक्योरिटी की डायलेमा का शिकार है। पाकिस्तान को लगता है कि इंडिया की तरफ से उसके ऊपर किसी भी वक्त कोई भी लम्हा ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा जारहाना अमल हो कि जिसकी वजह से इसकी सिक्योरिटी खत्म हो। क्योंकि हमारा ये जो खौफ है ना, ये हमेशा से ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें तो नेहरू ने कहा था कि जिन्ना ने ये टेंट प्लेस किया है, ये जो इंडिया ये टेंट है जिस तरह शादियों पे लगते हैं, ये साल से ज्यादा नहीं चलेगा। तो वही चीज हमारे अंदर मौजूद है। और उसके बाद हमने देखा भी, पहले हमारा पानी रोक दिया गया, फिर हमने देखा कि हमारे साथ 65 की लड़ाई होती है, हमारे साथ 71 की वॉर होती है, फिर हमने देखा कि हमारे साथ आपने शिमला एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन उसके बाद फिर आप हमारे ग्लेशियर सैचिन तक पहुंच जाते हैं, तो इसलिए कि तारीख, और फिर आप कश्मीर का स्पेशल स्टेटस चेंज करते हैं। तो ये वो तमाम चीजें हैं कि जो पाकिस्तान को ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि पाकिस्तान का को इंडिया की तरफ से थ्रेट है। ठीक है, अभी हमने ये जर्नल बातें की, हिस्ट्री में बाद में जाते हैं। सबसे पहले निकालते हैं पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाइयां कौन कौन सी हैं। देखिए, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए हो सकती है, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप इस इशू को समझें। डिस्प्यूट्स, क्राइसिस, कौन कौन सी लड़ाइयां हैं। मैं आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जब पढ़ाऊंगी, एक बात याद रखिएगा बेटा कि 1971 में आप जंग लड़े, पाकिस्तान इंडिया।
1972 के अंदर आपने एक डॉक्यूमेंट साइन किया जिसको हम कहते हैं शिमला एग्रीमेंट। अमन कायम करेंगे। तो आप समझे, अभी तक ये समझे सिर्फ कि शिमला एग्रीमेंट में ये है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आराम से बैठेंगे, एक दूसरे के साथ किसी भी किस्म की जारहाना कोशिश करने की हम बिल्कुल सकत नहीं करेंगे, आराम से अपना अपना काम करेंगे। ठीक है, जैसे कि दुनिया में बाकी ममालिक रह रहे हैं, हम भी ऐसे ही रहेंगे। इस एग्रीमेंट के बावजूद पाकिस्तान और इंडिया के बहुत सारे ऐसे मसले हैं कि जो नहीं हल हुए और आज भी ये मसले जड़ हैं इस ताल्लुक की खराबी की। कुछ मसले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारा पहला मसला, सर क्रीक डिस्प्यूट। पाकिस्तान और इंडिया का पहला मसला बॉर्डर इशू, इसको हम कहते हैं सर क्रीक डिस्प्यूट। इसको बेटा थोड़ा सा यूं समझिए, ये सारा ना आप समझिए पानी है, ये जो मैं बना रही हूं ये वाटर मैप है। वाटर मैप क्या होता है, हॉट मैप क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी, ये आप समझिए वाटर मैप है। ब्लू कलर का जो आपको दिखाई देता है वो वाटर मैप होता है। इसी तरह भी बना लें बस। यहाँ पे इंडिया है, ये सारा पाकिस्तान है, ये सिंध है। यहाँ पे ये एक लाइन है, जिसको हम कहते हैं सर एक लाइन। ये अरेबियन सी है सारा, और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, पानी आगे जो जा रहा है। फिलहाल के लिए ये चीज आप सिर्फ अपने जेहन में रखें कि ये कोई एक लाइन है जिसको कि हम सर क्रीक कहते हैं। सबसे पहले बेटा आपको पता है होना चाहिए कि क्रीक क्या होता है। असल में जब हम ज्योग्राफी की जबान में कहते हैं तो एक नैरो सा शेल्टर्ड वाटरवे, एक आप कहते हैं कि सैंडी बीच, जिसको आप ये कह सकते हैं कि एक पानी की गुजरगाह के अंदर ना एक छोटी सी, जिसको आप जगह कह सकते हैं कि उसको हम क्रीक कहते हैं। ठीक है जी। तो क्रीक जो है वो बुनियादी तौर पे, जिस तरह आप कहते हैं ना कि दो दरियाओं के दरमियान या दो खुशकियों के दरमियान जो जगह होती है, या फिर जिसको आप ये कहते हैं कि आपके पास मुख्तलिफ, यानी कि आप उसको नामों से मुख्तलिफ आपकी जो मैप को जब आप कंसिडर करते हैं तो आप चीजें पढ़ रहे होते हैं, तो जो एक नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर होता है नॉर्मली जो स्मॉलर होता है, जो कि दरिया में इसकी ट्रिब्यूटरी में से निकल रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रीक कहते हैं। एक नेचुरल आपकी जो वो आप आबशार जिसको आप कह सकते हैं, इन अ वर्ड समझाने के लिए आपको कह रही हूँ, उसको हम क्रीक कहते हैं। अच्छा, अब सर क्रीक का मामला थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जब हम सर क्रीक के मामले के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर जंग क्या है उसको हम बाद में देखेंगे। सर क्रीक, अब आपके पास ये जो एक ओरिजिनली हम देखें तो ये एक ऐसी जगह है कि जहां पे पाकिस्तान और इंडिया की क्लेम है। पाकिस्तान और इंडिया का जो सर क्रीक का इशू है वो क्या है। अब पहला हमारा इशू है सर क्रीक डिस्प्यूट। अब ये पाकिस्तान अफेयर की क्योंकि ज्यादा डिटेल्स है, हम करंट अफेयर में इतना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ते हैं, लेकिन प्राइमरली हम ये कर रहे हैं, इसको हमारा पढ़ने का मकसद ये है कि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। अच्छा जी, अब ये इंडस रिवर डेल्टा के अंदर ये अब आपकी क्रीक मौजूद है। अब इशू ये है, सर क्रीक डिस्प्यूट बच्चे ये है कि ये अनरिजॉल्व है, ये सॉल्व नहीं हुआ 1969 से आज तक। ये 100 किलोमीटर का ये तकरीबन एक स्ट्रेच एरिया है, और जिस जगह पे ये मौजूद है इसको हम कहते हैं रन ऑफ कच्छ। ये आपका एमसीक्यूज आ सकता है। सर क्रीक आपका रन ऑफ कच्छ के एरिया में, ये सिंध में है, ये मौजूद है। आपकी जो इंडिया के साथ बॉर्डर्स है ना, एक तो आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, दूसरा आपका वाघा बॉर्डर है, तीसरा आपकी वर्किंग बाउंड्री है सियालकोट वाली, और चौथा आपका ये नेचुरल बॉर्डर है सर क्रीक का, जो कि रन ऑफ कच्छ के मकाम पे है।
अब मसला ये है कि बुनियादी तौर पे ये एक अनरिजॉल्व इशू है कि ये एरिया किसका है। बरतानिया में जब ब्रिटिश रूल था तो ब्रिटिश रूल के अंदर, अब देखें, ब्रिटिश रूल में वाज़ह तौर पर यह कहा गया था कि ये सर क्रीक रन ऑफ कच्छ का एरिया सिंध के साथ। पाकिस्तान अभी नहीं बना, 1914 में ये हुआ। बाद में इंडिया ने ये क्लेम किया और आर्ग्यू किया कि ये जो बाउंड्री बनाई गई है ना मिडल ऑफ क्रीक के अंदर, इसके अंदर ये क्लेम ये है कि ये हमारी है, ये एरिया हमारे पास आता है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी लड़ाई के पीछे बुनियादी वजह ये है कि ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मैरी टाइम इकोनॉमिक जोन है। मैरी टाइम इकोनॉमिक जोन बेटे ये होता है कि यहाँ पर आप देखें कि मछलियां भी हैं, यहाँ पर आपके मछेरों का कारोबार भी है। लेटर ऑन इंडिया ने 2003 में अगर आप देखें तो बहुत सारे जो लोग हैं उनको मार दिया, उनकी कश्तियां तक और उनके मामलात चाहे वो छीन लिए कि यहाँ पे ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये इनको पाकिस्तान हासिल ना कर सके। ये शायद इतना बड़ा नहीं, लेकिन ये एक हमारा पहला मसला है और ये है सर क्रीक डिस्प्यूट, जिसको आप कह सकते हैं कि हमारा एक नेचुरल बॉर्डर इशू है। ये पानी की इस आबशार का स्ट्रीम का मसला है, क्योंकि बाय लॉ ये सिंध के पास है, पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन इंडिया इसको नहीं मानता। इंडिया ये कहता है कि ये मेरा है, इस पे मेरे क्लेम्स है। बात समझ आ गई आपको कि पहला इशू क्या है? यस मैम। सिर्फ इसका नाम याद रखना। दूसरा मसला, दूसरे मसले की तरफ आ जाते हैं। दूसरा मसला है जनाब आपका सियाचिन ग्लेशियर, डिस्प्यूट विद इन डिस्प्यूट, लड़ाई के अंदर लड़ाई है। क्विकली उसको देखते हैं। इंडिया का, पाकिस्तान तो कहा है ना कि इंडिया का क्लेम ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि वो 1914 में हुआ था तो लेटर ऑन इंडिया उसको नहीं मान रहा। दूसरा मसला सुने जी, सियाचिन ग्लेशियर। कहां पे है सियाचिन ग्लेशियर? अ डिस्प्यूट विद इन अ डिस्प्यूट, वो कहते हैं ना जंग के अंदर एक जंग है। अच्छा जी, अब इसको देखें कहां पे है हमारा सियाचिन ग्लेशियर। को थोड़ा बहुत आपको समझाने के लिए, यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, थोड़ा बस आपको समझाना है मैंने ये गिलगित है, पाकिस्तान का कश्मीर है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर। यहाँ पे श्रीनगर है, ये जम्मू कश्मीर है, ये इंडिया है, ये चाइना है। यहां पे करके ना सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पे इधर फिर लद्दाख है। अब ये जो सियाचिन ग्लेशियर वाला रोला है ना, इसके ऊपर हम लड़ भी चुके हैं। सियाचिन ग्लेशियर का कन्फ्लिक्ट तकरीबन अर्ली 1980s में स्टार्ट हुआ, जब इंडिया ने अपनी फौजों को वहां पर भेजा उस खित्ते में। शिमला एग्रीमेंट में 1900 शिमला एग्रीमेंट जो हमारा 1971 में हुआ, उसमें हमने कहा था कि स्टेटस को मेंटेन रखेंगे, और सियाचिन ग्लेशियर तो हमारे पास मौजूद था, और आपने कहा था कि हम बाद में किसी भी किस्म की कोई भी जारहाना जो है वो कोशिश नहीं करेंगे।
तो जब इंडिया ने अपनी फौजें सियाचिन में भेजी तो इसका मतलब है इंडिया शिमला एग्रीमेंट से पीछे हट गया। अब इंडिया ने जब सियाचिन पे आके काबिज हो गया तो वहां पे तो उसने जंगोजदल शुरू कर दिया। बाद में जब बेनजीर का दौर आया तो इसके ऊपर बातचीत हुई, लेकिन आज तक ये मसला हल नहीं हुआ। तो आज हमारी वहां पर फौजी मौजूद है, हमारा बेस कैंप भी मौजूद है, हम लड़ रहे हैं, लेकिन तो कोई हल नहीं निकल पाया क्योंकि इंडिया हमारे साथ किसी भी किस्म की पीस डायलॉग या सियाचिन के हवाले से किसी भी कंडीशनैलिटी के ऊपर आ ही नहीं रहा। दूसरा हमारा ये मसला, पहला मसला इनके सिर्फ नाम याद रख। जी आयशा। मैम सियाचिन तो ग्लेशियर है, वहां पे सर्वाइवल भी मुश्किल है और वहां पे है, लेकिन पता है जी तो वहां फिर पे पूरी फायदा क्या है उस पे लड़ने का? आपको नहीं पता ग्लेशियर कितना इंपॉर्टेंट होता है। ग्लेशियर भी आपकी लाइफ होता है, ग्लेशियर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। वहां पे हमारी फौजी कैंप मौजूद है। जब हम मिलिट्री अटैचमेंट पे गए, इंशाल्लाह आप जब जाएंगे तो जब आपकी कॉमन ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो फिर आपको फौज के साथ कुछ वक्त गुजारना होता है जिसको मिलिट्री अटैचमेंट कहते हैं। तो मेरी मिलिट्री अटैचमेंट लाहौर कोर 4 के साथ थी। तो वहां के जो कमांडेंट थे वो वहां पे सियाचिन में सर्व करके आए थे। वो कहते थे हम उस बर्फ को पिघलने के लिए रखते थे, उस बर्फ को फिर हम इस्तेमाल पानी पीने के लिए भी, वजू के लिए भी, हर चीज के लिए हम उधर इतनी टफ और होस्टाइल कंडीशन होती थी। वहां पे जो उनके कपड़े या लिबास ही बनवाए जाते हैं उधर ले जाने के लिए, तो वो भी काफी एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि वहां पे जो लाइफ है दैट इज सो होस्टाइल कि उधर आपका बच जाना या आपका वहां पर रहना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगेन क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ग्लेशियर। अगर और ये जब इंडिया आया था ना 1984 में, तो कहते हैं कि 5 मिनट के लिए पाकिस्तान की फौजें वहां से निकली थी तो इंडिया ने इन्वेड कर दिया था कि ये मेरा एरिया है। तो हम उसको नहीं छोड़ सकते। जी बहुत टफ है सर्वाइव। देखिए पाकिस्तान का पार्ट है तो इंडिया क्यों क्लेम कर रहा है? तो ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, आपकी क्लेम्स होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद के जो इश्यूज हैं वो इतने ज्यादा, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाती कि इंडिया ने कहूटा पे अटैक करने का प्लान बनाया या कॉन्सुलर मिशंस डिस्प्यूट हैं या आपका ब्रास टैग क्राइसिस है। रीसेंट इश्यूज के ऊपर बात करते हैं कि हमारे रीसेंट इश्यूज कौन से हुए। क्या आप लोग फॉलो करते हैं फिर मसला हो जाता है ये मेरी बोर्ड के साथ, आई डोंट नो। रीसेंट इश्यूज, रिसेंट इश्यूज में सबसे पहला इशू है कुलभूषण यादव। याद है आप लोगों को? यस मैम। कुलभूषण यादव केस स्पाई वॉरफेयर, यानी कि आपका एक एजेंट आया हुआ है एंड टेररिज्म। अच्छा, अब कुलभूषण यादव केस में बच्चे ये हुआ था कि इसका छोटी सी बात है कि इंडियन ऑफिसर अरेस्ट हुआ पाकिस्तान से कि वहां पर उसके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस थे और वो मेजर सोर्स ऑफ टेंशन था पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि यादव जो है वो बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंट को सपोर्ट कर रहा था और बुनियादी तौर पे ये केस जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाया गया, जहां पे वर्डिक्ट जो था वो डायरेक्टेड था पाकिस्तान के अंदर कि भाई अल्टीमेटली कॉन्सुलर असेस दी जाए, यादव को रिव्यू किया जाए उसकी डेथ सेंटेंस को। हालांकि कुलभूषण यादव का जो केस था वो बुनियादी तौर पे एक म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट का केस था कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में किस तरीके से उन्होंने हॉस्टालिटी की और एग्रेशन को बढ़ाने के लिए अपने फौजी को यहाँ पर भेजा हुआ था। नेवल ऑफिसर था उनका, ठीक है जी। उसके बाद इंडिया का मैम अभी भी कुलभूषण का केस चल रहा है या फिर इंडिया को वापस दे दिया है? सच्चाई वापस फैला कर के दिया, वापस दे दो। वो तो अभिनंदन था। ओ हाँ हाँ, याद आ गया। बच्चे कुलभूषण यादव ये था कि एक स्पाई था। कैन एक्सप्लेन करें तो ये इंडिया की तरफ से इंडिया ने अपना एक अफसर जो है
वो भेजा कि जो पाकिस्तान के अंदर अमन तबाह करे और वहां पर दहशतगर्दी फैलाए। तो एक तो ये मसला। दूसरा मसला ये है कि हमारे सी पैक के प्रोजेक्ट को सबूताज करने के लिए खास तौर पे जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सी पैक रूट्स हैं उनके ऊपर इंडिया ने बड़ी ऑग्रेशन शो की है। इंडियन लीडर्स ने और ऑफिशियल्स ने ओपनली अपोज किया है कि नहीं भाई ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, यानी कि उन्होंने हमारे सी पैक की मुखालफत की। उसके बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट मोदी रिजीम जो है वो एंटी पाकिस्तान है। ये भी एक बड़ा मसला है। वो क्या करते हैं कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का फरोग दे रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोगों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। तो हमारे पास बुनियादी रिसेंट ईयर में अगर हम देखें तो इस पॉलिटिकल क्लाइमेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो उनकी पार्टी है बीजेपी, जिसको हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, तो इसकी आइडियोलॉजी है आरएसएस, यानी कि बहुत ही सख्त किस्म की इनकी आइडियोलॉजी है। ये कश्मीर को भी इन्होंने ना अपनी एक कहते हैं कि रूह के सुकून के लिए ये लेकर आए। ये एंटी पाकिस्तान रिटोरिक है, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, पाकिस्तान को कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द मुल्क है, दहशतगर्दी को बढ़ा रहा है। ठीक है, इनका मीडिया भी पाकिस्तान के अगेंस्ट है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा हमारा रीसेंट इशू है, की पॉइंट है बेटा हमारा कि मोदी की जो रिजीम है ना, वह आपका जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो एंटी पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है। ठीक है जी। अब सबसे रीसेंट मसला, एक पुराना मसला वाटर का तो है ही है ना, वो तो अलग से हमने पढ़ना, वो है रिवोकेशन ऑफ, मैं कश्मीर अलग से पढ़ाऊंगी आपको, इसमें स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर। कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो छीन लिया गया। कश्मीरियों के जो हक खुद इरादियत है उस पे हमला, आर्टिकल 370 एंड 35 है, उस पे हम कश्मीर को जो मैं अलग से पढ़ाती हूँ तो उसके ऊपर बात करती हूँ। अब ये मोटे मारे इनके मसले हैं जो हमने यहां पर डिस्कस किए हैं। डिस्प्यूट्स कौन कौन से हैं, ये जरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हेडर में आपने जो चीजें देखी, तारीख क्या कहती है। इसी तरह कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया? वो कश्मीर का वो मैं अलग पढ़ाऊंगी, मुबशर उसको छोड़ दे, कश्मीर वाले का मैं अलग पढ़ाऊंगी। वो जो मैंने आपको कहा है ना रिवोकेशन ऑफ द स्पेशल स्टेटस, वो जस्ट मैंने आपको बताया अभी, वो हमने पढ़ना, वो कश्मीर में पूरा पढ़ेंगे हम। अभी फिलहाल सिर्फ हम इंडिया, ये इसको एक वर्ड समझे। जिस तरह मैंने अफगानिस्तान के आपको इराज बताए थे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, इसमें भी पहला इरा है इरा ऑफ मिसट्रस्ट एंड डिप्लोमेटिक कोल्ड। ये है इरा 1980s का, 2001 से लेके 2018 तक एक दूसरे को मिसट्रस्ट से देख रहे हैं कि फलाना मुल्क, वो एक मुल्क कह रहा है कि वो मेरे खिलाफ है, दूसरा कह रहा है वो मेरे खिलाफ है, और डिप्लोमेटिक कोल्ड है, बिल्कुल एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई अमन के ऊपर बात नहीं हो रही है, कोई जंग नहीं हो। ये पहला इरा है। दूसरा इरा है इरा ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स, जब हम हथियार लेके जो है वो लड़ रहे हैं। आर्म्ड कन्फ्लिक्ट और उसके साथ साथ एंड डिप्लोमेटिक बैटल्स। डिप्लोमेटिक बैटल से मुराद है कि बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, खामोश नहीं है। डिप्लोमेटिक कोल्ड का मतलब है कि बिल्कुल खामोश है। डिप्लोमेटिक बैटल्स का मुराद है कि हाँ भाई अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंट फोरम्स पे। ये है जी आपका 1948 से लेके 1950 तक, 1965 की जंग, 1971 की जंग, और फिर ये जो डिप्लोमेटिक आप बैटल्स कर रहे हैं 1997 से लेके 1999 तक आपस में बातें कर रहे हैं। और फिर तीसरा इरा है आपका डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। भी अब्दुल सत्तार ने बताया कि ये इराज
मैं इराज इसलिए निकालती हूँ कि ये आपको शायद किसी बुक से ना मिले, और आप करंट अफेयर के पेपर में सिर्फ इतनी हिस्ट्री लिख देना, आपको पता चल जाएगा कि आपको हिस्ट्री के बारे में पता है। तो जिस तरह हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुक की बात की और हमने बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुक में हमारे पास 5 वेव्स और फेजेस आती हैं, जिसमें अफगानिस्तान की इंटरनल इंस्टेबिलिटी या अफगान जिहाद है। इंडिया में अगर हम देखें तो तारीख के पर्सपेक्टिव में हमें 3 मेन एराज ऑफ रिलेशन नजर आते हैं। साल याद करने की जरूरत नहीं है कि एक वो टाइम है कि जब इरा ऑफ मिसट्रस्ट है, एक दूसरे को मिसट्रस्ट की नजर से देख रहे हैं कि ये होगा या नहीं होगा, और फिर साथ ही हमारे पास दूसरी चीज ये है, इरा ऑफ मिसट्रस्ट और डिप्लोमेटिक कोल्ड है, कोई बातचीत नहीं है, बिल्कुल खामोशी। फिर आता है इरा ऑफ आर्म कन्फ्लिक्ट, एक दूसरे के ऊपर हथियार उठा लेंगे और डिप्लोमेटिक बैटल्स में बातचीत कर रहे हैं, चलो किसी नतीजे पे पहुंचे ना पहुंचे लेकिन बात हो रही। फिर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के एक दूसरे के साथ मफामती किरदार अदा करेंगे, बातचीत करेंगे। ये बात तो हमें समझ आती है। अगर हम देखें तो बुनियादी तौर पे इन दोनों रियासतों के ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बाद ये एक इन्फोग्राफ मैं आप लोगों को बनवाती हूं जो सारे रिलेशन को सम अप करेगा। अब फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। डिस्प्यूट्स एंड चैलेंजेस, इन दोनों रियासतों के दरमियान जो भी इश्यूज रहे मेजरली उसके ऊपर बातचीत भी हुई, ऐसा नहीं हुआ कि डायलॉग्स नहीं हुए। साइड पे अलग में मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से बायलेटरल डायलॉग्स इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हो चुके हैं। बीएल का मतलब है बायलेटरल डायलॉग्स में पहला हुआ कंपोजिट डायलॉग, (1997) से 1999 तक। फिर हुआ लाहौर डिक्लेरेशन, (1999) में। फिर हुआ आगरा समिट 2001 में। यानी कि एक दूसरे से बात करने की कोशिश की गई है, इन्होंने की। अब हमारे की चैलेंजेस के ऊपर ना बच्चे, ये आपने इस तरह की एक फिगर बना लें बेशक। सबसे पहला हमारा इशू है पीस स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। पहला मसला है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, अमन पहला मसला है। एक दूसरे के लिए के ऊपर ट्रस्ट एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरा बड़ा मसला है जम्मू एंड कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। तीसरा मसला है सियाचिन ग्लेशियर। साथ साथ भी देखते जाएं होना क्या चाहिए। पीस और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी का जो मसला है इसके ऊपर होना चाहिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एतमाद। कश्मीर इशू का होना चाहिए पीसफुल रेजोल्यूशन। सियाचिन ग्लेशियर का कन्फ्लिक्ट विद इन कन्फ्लिक्ट खत्म होना चाहिए। खैर तो सिर्फ हम इनके नाम हमने अपने ज़हन में रखने हैं कि हमारा पीस और स्ट्रैटेजी का मसला है, जम्मू एंड कश्मीर का मसला है, सियाचिन ग्लेशियर का मसला है। चौथा हमारा मसला जो यहां पे आएगा वो है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। जिसमें आप पाकिस्तान अफेयर में जब हाइड्रो पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया किस तरीके से पाकिस्तान के जो दरिया हैं, हम देखेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत क्या हुआ। पाकिस्तान और इंडिया आपस में जब पानी शेयर करते हैं,
इंडिया अपर राइपेरियन स्टेट है और पाकिस्तान लोअर राइपेरियन स्टेट। इसका मतलब यह है कि पानी अगर बह कर आ रहा है तो जिस मुल्क की तरफ से आ रहा होता है वो अपर राइपेरियन होती है और जिसकी तरफ आ रहा होता है वो लोअर राइपेरियन होती है। अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी, आपका जो इंडस है या फिर अल्टीमेटली झेलम है, चनाब है, वो आपके पाकिस्तान के पास है और जो रावी, सतलज, ब्यास है वो इंडिया के पास। अब मैं इस टॉपिक में ज्यादा डिग डाउन इसलिए नहीं होना चाहती कि हाइड्रोपॉलिटिक्स जो है वो पाकिस्तान अफेयर का टॉपिक है। मैं यहाँ पे आपको इंडिया के लेंस से अप टू सम एक्सटेंट बताऊंगी जरूर, लेकिन ये वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का इशू, जिसमें कि अब हम कहते हैं कि इंडिया वहां पे मुख्तलिफ किस्म के डैम्स बना रहा है, जिसमें कि आपका किशन गंगा डैम है, बल्गिहार डैम है। अब ये इशू स्टार्ट कहाँ से होता है? इशू कहाँ से स्टार्ट होता है कि जब इंडिया ने बुनियादी तौर पे वुलर बराज बनाने की कोशिश की थी, जो पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए उसने एक बराज बनाने की कोशिश की थी, बंद बनाने की कोशिश की थी, जिसको हम वुलर बराज कहते हैं। उसको आप फिलहाल छोड़ दें, लेकिन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट हमारा अगला मसला है। उसके अलावा हमारा सर क्रीक बाउंड्री का मसला है। सर क्रीक बाउंड्री के बाद हमारा अगला इशू है क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी थ्रेट्स। हम लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर चीजों को देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो फायरिंग हो जाती है। हम देखते हैं कि किस तरीके से दहशतगर्दी पनप रही है, टेररिज्म बढ़ रहा है, इंसर्जेंसी हो रही है। तो सिर्फ अफगानिस्तान से नहीं, इंडिया से भी तो हो रही है। तो आपके क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी थ्रेट्स, ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि हम इस सेक्टर में कोलैबोरेट नहीं कर रहे। मैं आपको सजेशन में आगे चल के ये बताऊंगी कि भाई अगर आप कोलैबोरेट करें, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी क्रिएट करें, तो आपकी लड़ाई खत्म हो जाएगी। और फिर कल्चरल प्लस पीपल टू पीपल एंगेजमेंट, ये भी मसला है। हम इंडिया के कल्चर से भी नफरत करते हैं, हम इंडिया पाकिस्तान के लोग भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। हॉस्टालिटी है अप टू सम एक्सटेंट। ये समझ आई आपको कि मेजर 8 इश्यूज कौन से हैं? मैम ये लास्ट वाला एक्सप्लेन कर दें फिर से। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एंगेजमेंट, के लोगों के साथ जो आपकी एंगेजमेंट है वो नहीं है, यानी कि हम इंडियंस के लिए नफरत रखते हैं दिल में। सही है? यस मैम। जी, इसके अलावा किसी का कोई सवाल है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। चलो, अच्छा बेटा, को जो मैंने आपको 3 एग्रीमेंट बताए थे ना, उनकी डिटेल सिर्फ आप सुन लें कि कंपोजिट डायलॉग जो थे, जो मैंने पहले आपको कंपोजिट डायलॉग बताया था, जैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो। बेटे जो पहला था ना कंपोजिट डायलॉग, ये हुआ था मालदीव्स, माली के अंदर। तो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर हैं, बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर्स थे उस वक्त के, और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके दरमियान हुआ था। इधर से नवाज शरीफ थे और इन्होंने आपस में कंप्रिहेंसिवली बातचीत की थी कि इंडिया पाकिस्तान के मसले का हल कैसे निकाला जाए। लाहौर डिक्लेरेशन जो था, इसके अंदर अगर हम देखें तो नवाज शरीफ और आपके जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उनके दरमियान 1999 में एक एग्रीमेंट हुआ था कि हम जो है ये न्यूक्लियर आर्मामेंट्स, जो न्यूक्लियर फोर्स है, इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह फिर आगरा समिट 2001 में परवेज मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी के दरमियान हुआ था कि न्यूक्लियर फोर्स को कम से कम इस्तेमाल करेंगे और कश्मीर के मसले को हल की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन कोई खातिर खा इसका सोल्यूशन नहीं निकला। यानी कि हमारे ये फेल्ड एग्रीमेंट्स हैं, फेल बातें हैं कि जिनका कोई रिजल्ट ही नहीं है, कोई सोल्यूशन ही नहीं। ठीक है? अच्छा, कश्मीर के ऊपर बाद में बात करते हैं। कश्मीर के हवाले से मैं आपको बताती हूँ कि कश्मीर में स्टेटस क्या है, या कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है, या कश्मीर में क्या हुआ है, क्या स्टेप्स लिए गए हैं, किस तरीके से कश्मीर के स्टेटस को चेंज किया गया है, और फिर वाटर के डिस्प्यूट के कॉन्टेक्स्ट में चीजें किस तरीके से हैं। अभी एक चीज जो हम डिस्कस करते हैं वो हम देखते हैं कि हम इकोनॉमिक रिलेशन इंडिया के साथ हमारे कैसे, वो तो मैं आपको स्पेसिफिकली पढ़ाऊंगी। अभी तो मैंने आपको सिर्फ जर्नली ये बताया है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन है क्या, और इंडिया और पाकिस्तान के डिस्प्यूट कौन से। मेजरली 2 डिस्प्यूट्स में आपको बताऊंगी, बस जरूरत क्या थी, कोशिश ही थी। मेजरली 2 डिस्प्यूट्स में आपके साथ डिस्कस करने हैं मैंने। कश्मीर इशू, ये जब मैं ये लिखूं तो इसका मतलब होता है विद। आई थिंक डॉक्टर्स कैन अंडरस्टैंड दिस।
with context of hydropolitics. अच्छा, अब देखते हैं इकोनॉमिक रिलेशन। ये बाद में डिटेल में पढ़ाती हूँ। इकोनॉमिक रिलेशन हमारे अब कैसे हैं, ये आपने लिखने हैं। रिलेशंस जब भी पढ़े उसको डिफरेंट एंगल से पढ़े, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, दोनों लेंस से देखें। डिप्लोमेटिक के ऊपर तो हमारा फेलियर है, हम डिप्लोमेटिक कोल्ड के अंदर हम कोई बात नहीं कर रहे, हम खामोश हैं, हमने अपनी जमीनी और फिजाई रास्ते देने से इनकार कर दिया। इकोनॉमिक रिलेशन, सबसे पहली चीज, बुनियादी तौर पे इन दोनों ममालिक का जो ट्रेड वॉल्यूम है, आपने इकोनॉमी नहीं पढ़ी लेकिन सिर्फ जर्नली आप इसको समझें कि करंट जो स्टेटस है, जब ट्रेड बंद नहीं हुई थी, जब 2019 से पहले हम एक दूसरे से लेन देन कर रहे थे, मजे की बात यह है कि हमारी सबसे अच्छी ट्रेड इंडिया के साथ ही हो सकती है। ट्रेड का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं कि आपने कोई चीज खरीदी है, किसी मुल्क को बेची, आप इमीडिएट नेबर हैं, आपका फासला कम है, और बॉर्डर के उस तरफ रहने वाले लोगों की भी जरूरियात जिंदगी वही है जो बॉर्डर के इस जानिब लोगों की है, तो लिहाजा चीज बेचना खरीदना कोई इतना मसला नहीं है। इस वजह से ट्रेड वॉल्यूम हमारा या हमारी ट्रेड करना बड़ी आसान थी। लेकिन 2019 में जब ये कश्मीर वाला मामला हुआ, जिसमें कि स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर को रिवोक किया गया, रिवोक का मतलब है छीना गया, खत्म किया गया, तो हमने ये ट्रेड रोक दी। उससे पहले ये जो ट्रेड का वॉल्यूम था, जो हुजम था खरीदो फरोख्त का, आसान अल्फाज में बताऊं, वो तकरीबन $2 बिलियन था इंडिया के साथ। पाकिस्तान का तकरीबन $2 बिलियन था, जिसमें कि हम आइटम्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे, भेज रहे थे, हम केमिकल्स भेज रहे थे, मशीनरी भेज रहे थे, टेक्सटाइल भेज रहे थे, सॉरी खरीद रहे थे। उसके अलावा पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान सीमेंट भेज रहा था, फ्रूट भेज रहा था, वेजिटेबल्स भेज रहा था, हम खरीदो फरोख्त कर रहे थे। अब 2019 में ये ट्रेड सस्पेंड हो गई, ट्रेड सस्पेंशन, हमने लेन देन बंद कर दिया। क्योंकि स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर रिवोक किया गया, तो रिजल्टेंटली अब हमारी कोई फॉर्मल ट्रेड नहीं हो रही है, इनफॉर्मल ट्रेड हो रही है। इनफॉर्मल ट्रेड का मतलब होता है बच्चे, हम एक थर्ड पार्टी के जरिए ट्रेड कर रहे हैं। इसको मैं समझाती हूं कि डायरेक्ट मेरी आपकी खरीदारी लेन देन बंद है, लेकिन जारी बात है मेरी चीज आपके घर जरूरी है और आपकी चीज मेरे घर जरूरी है, तो फिर हमने तीसरी पार्टी यानी कि यूएई को डाला है। इस थर्ड पार्टी के जरिए अब इंडिया से चीज यूएई और यूएई से पाकिस्तान और पाकिस्तान से यूएई और यूएई से इंडिया जाती। समझ आई ये चीज? Yes, ma'am. हमारे इकोनॉमिक रिलेशन के अंदर हमने कौन कौन से इंडिया के साथ एग्रीमेंट किए हुए थे? पहला हमने एग्रीमेंट था साफ्टा, एस फॉर साउथ, A for Asian, F for free, T for trade, A for area. South Asian free trade area. इसका ये होता है कि दोनों कंट्रीज जो हैं उन्होंने साफ्टा साइन किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अब एक जब ट्रेड होती है ना बेटा, कि चीज आपने खरीदी या बेची है, तो एक मुल्क से जब दूसरे मुल्क में जाती है तो उसका किराया लगता है, जिसको हम कहते हैं टैरिफ्स इकोनॉमी की जबान में। अब वो बड़ी भारी कीमत होती है, टैक्सेस, जिसको आप आसान अल्फाज में अभी समझें क्योंकि आपने अभी इकोनॉमी नहीं। तो साफ्टा को जब आपने साइन किया तो इसका मतलब है कि अब आप किराया नहीं लेंगे, लेकिन जब आपकी ट्रेड ही रुक गई तो फिर साफ्टा किस काम का? उसके बाद MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन,
इंडिया ने पाकिस्तान को MFN स्टेटस दिया 1996 में, लेकिन पाकिस्तान ने कभी उसके जवाब में इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस नहीं दिया। लेकिन जब 2019 के अंदर पुलवामा अटैक हुआ, पुलवामा के ऊपर जो है पठानकोट में हमला हुआ, तो उस पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने आपसे ये स्टेटस छीन लिया। ये स्टेटस क्या होता है? मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस ये होता है कि जब एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क को MFN का स्टेटस देता है तो उस मुल्क के साथ की जाने वाली खरीदो फरोख्त के अंदर किसी किस्म की कोई हिंड्रेंस नहीं आती, कोई इजाफी चार्जेस, कोई किराया लागू नहीं होता, और आपकी और उसकी जो ट्रेड है वो आप सेम करेंसी में कर रहे होते हैं। तीसरा मामला क्या हुआ? तीसरा मामला ये हुआ, हम वाघा बॉर्डर ट्रेड करते हैं। जो बच्चे वाघा बॉर्डर ट्रेड है, अतारी वाघा लैंड रूट, ठीक है, इस रूट को, उस रास्ते को क्या कहा जाता है? जिस रास्ते से चीजें आती जाती हैं, वैसे तो आपकी सियालकोट की वर्किंग बाउंड्री है ना कि वहां से चीजें आप लेके जाते हैं, या उधर उधर या वाघा बॉर्डर से आपकी जाती हैं, लेकिन इसके ऊपर भी पॉलिटिकल झगड़े की वजह से मसाइल मौजूद हैं। हमारे जो मेजर ट्रेड बैरियर हैं पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात, जो मुआशी ताल्लुकात के दरमियान सबसे पहला मसला है पॉलिटिकल टेंशन, सियासी इंतशार है। हमारे कश्मीर का इशू हो, एक दूसरे की इनकी जंगें हो, उसके बाद टैरिफ बैरियर्स, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है कि चीज इधर से उधर ले जाई जाए। टैरिफ्स का मतलब ये है कि एक दूसरे की को ना, वो आप कहते हैं ना कि दुश्मनी में कीमतें बढ़ा दी जाती हैं बेचने के लिए। और फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स, स्मगलिंग, सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये हमारे इश्यूज हैं इकोनॉमी के, ट्रेड के। हमारे जो मेजर ट्रेड बैरियर्स हैं कि पाकिस्तान और इंडिया ट्रेड रिलेशन नहीं कायम कर सकते, वो ये हैं। अगर ट्रेड रिलेशन कायम हो जाए तो हम आज ही बहुत बड़े बड़े मसलों का हल निकाल सकते हैं। कैसे? क्या इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान और इंडिया के अच्छे ताल्लुकात की, और पाकिस्तान और इंडिया के अच्छे ताल्लुकात क्यों होने चाहिए? इंपॉर्टेंस क्या है पाकिस्तान इंडिया गुड रिलेशंस की? ये समझ आ गया आप लोगों को? जी आयशा। जी आयशा बोलिए। मैम इनफॉर्मल ट्रेड में तो दोनों कंट्रीज का नुकसान हो रहा है। दोनों का इनफॉर्मल ट्रेड नुकसान में हो रहा है मैम ना? दोनों कंट्रीज का नुकसान हो रहा है, दोनों का तो नुकसान हो दोनों रहा है को क्योंकि सॉर्ट आप आउट इतनी करना दूर चाहिए। आपकी चीज जाती है और फिर वापस आती है। मैम इसमें एक सवाल ये था, ये जो आपने ट्रेड वॉल्यूम की बात की, $2 बिलियन, ये $2 बिलियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिला के, या ये हमारा मिला सिर्फ के इंपोर्ट टू का था? नहीं, नहीं, पाकिस्तान जो कर रहा था, यानी कि पाकिस्तान अपनी खरीदो फरोख्त करके जो उसका बैलेंस बन रहा था, ये पाकिस्तान साइड की है। राइट मैम। पॉलिटिकल के बाद बच्चे क्या लिखा था मैंने? पॉलिटिकल के बाद मैंने लिखा था टैरिफ बैरियर्स। पॉलिटिकल के बाद आपने टैरिफ बैरियर्स, फिर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, देन सिक्योरिटी। हाँ ठीक है। अच्छा, क्यों जरूरी है जी अब अच्छे ताल्लुकात? अच्छे ताल्लुकात की जरूरत के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो इस खित्ते में अमन के लिए रीजनल स्टेबिलिटी, वेरी गुड, पीस एंड सिक्योरिटी इन सब कॉन्टिनेंट। इस खित्ते के अंदर अमन के कयाम के लिए देखें, कश्मीर के लिए कहा जाता है कश्मीर इज द न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बिटवीन टू स्टेट्स। दोनों आपकी जो है वो न्यूक्लियर रियासतें हैं ना, तो ये पानी पे लड़ेंगी ना अगर, तो फिर वो एक बहुत बड़ी जंग होगी, क्योंकि इन दोनों के पास न्यूक्लियर औजार है, न्यूक्लियर हथियार है।
अमन कायम करने के लिए इस खित्ते के अंदर और उस न्यूक्लियर डिजास्टर से बचने के लिए, अवर्ट का मतलब होता है बचना, अवर्टिंग न्यूक्लियर डिजास्टर, इस न्यूक्लियर डिजास्टर से बचने के लिए कि लेटर ऑन कोई बड़ी जंग ना हो जाए, दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं और उनके ताल्लुकात भी खराब हैं, तो ये खौफ है जरा सा भी कोई कंफ्लिक्ट होगा तो उसकी वजह से तबाही मचेगी, इसलिए हमें म्यूचुअली अश्योर करना है कि डिस्ट्रक्शन ना हो। पीस और स्टेबिलिटी के लिए ये चीज जरूरी है कि अल्टीमेटली इनके दरमियान की न्यूक्लियर डिजास्टर अवर्ट हो। आर्म रेस को कंटेन करना है। कंटेनमेंट का मतलब क्या होता है? रोकना है। बुनियादी तौर पे रशियन जो है उसकी वजह से मिलिट्री स्पेंडिंग ज्यादा होती है। एक स्टेबल रिलेशन हो तो आप अपनी इकोनॉमी पे फोकस करते हैं, आप कहते हैं बहुत बड़ा बजट हमारी फौज ले जाती है जो डिफेंस ले जाती है, तो उस आर्म रेस को, हम दोनों के दरमियान यही रेस है ना कि मेरे पास औजार हथियार अच्छा होना चाहिए, तो इस आर्म रेस को रोकने के लिए, इसको कंटेन करने के लिए जरूरी है कि इनके ताल्लुकात बेहतर हों और इस बड़े सगीर पाक को इनके अंदर अमन और सिक्योरिटी का कयाम हो। और अगर अमन और करेंगे और फिर अल्टीमेटली फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म, इस तरह मिलके एक दूसरे के खिलाफ जब नहीं लड़ेंगे ना, तो इस फसाद के खिलाफ लड़ेंगे जो टेररिज्म है, और रिजल्टेंटली मिलिट्री बजट कम करने के लिए किसी भी डेवलप मुल्क के अंदर आप देखें तो जो बजट है वो सोशल सेक्टर में, आपकी सोसाइटी में, लोगों की हेल्थ में, एजुकेशन में, इकोनॉमी को अंदर बेहतर करने के लिए लगाया जाता है, न कि डिफेंस या दिफा या अपनी जो है वो हथियारों को और अपनी छुरी कैंचियों को तेज करने के लिए। तो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी अहमियत ये है कि सबसे पहले इस बड़े सगीर पाक व हिंद के खित्ते के अंदर अमन का क्याम। वो अमन का क्याम क्यों जरूरी है? क्योंकि हम न्यूक्लियर जो एक डिजास्टर है उससे बचने के लिए, ये अपनी जो मिलिट्री आर्म रेस है इसको कंटेन करने के लिए, मिलिट्री बजट को कम करने के लिए और मिल के दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए जरूरी है कि पहले इनके आपस की जंग खत्म हो। तो पीस एंड सिक्योरिटी बड़े सगीर पाक व हिंद के अंदर बड़ी जरूरी है। इसके लिए पाकिस्तान और इंडिया के अच्छे ताल्लुकात की अहमियत ये है कि उसकी वजह से पहला काम ये होगा कि पीस और सिक्योरिटी होगी सब कॉन्टिनेंट में। जब पीस एंड सिक्योरिटी होगी तो न्यूक्लियर डिजास्टर से बचेंगे, हम जो हथियार की जंग लड़ रहे हैं उससे हम निकलेंगे, फौज का बजट कम होगा और हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ सकेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी बेटा? दूसरी चीज होगी इंपॉर्टेंस के अंदर सस्टेनेबल एंड प्रेडिक्टेबल। आप प्रिडिक्ट कर सकेंगे ना? डिप्लोमेटिक रिलेशन। अभी हम कहते हैं कि साइकिल ऑफ हॉस्टिलिटी है, कॉन्फ्रंटेशन है, लेकिन जब अमन कायम होगा तो इसका फायदा ये होगा कि इस खित्ते के अंदर, आप लोगों ने कहा था ना, रीजनल कॉपरेशन होगी। जो साउथ एशियन रीजन है इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, सार्क, एससीओ वगैरह, उसमें ये दोनों मुल्क इंगेज करेंगे। इंगेजमेंट होगी तो डेवलपमेंट होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी डेवलपमेंट कि जिसके अंदर ऐसा हो कि मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो सस्टेनेबल है, कि आप इस माहौल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपकी आने वाली नस्लों के लिए उसके अंदर कोई चीज कम ना हो जाए। आप कहें कि वाटर का सस्टेनेबल यूज ये है कि आप पानी इस्तेमाल करें, लेकिन आपके इस्तेमाल से आपकी आने वाली नस्ल के लिए पानी कम ना हो, तो इसको हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। दूसरा फायदा ये होगा, और तीसरा और बच्चों बड़ा फायदा ये होगा कि इकोनॉमिक टर्न आउट इन द रीजन। ये जो पूरे का पूरा खित्ता है इसके अंदर गुर्बत का खात्मा होगा। पाकिस्तान जो चीजें खरीदता है कीनिया से, चाय मंगवाता है मिसाल के तौर पे, अगर कीनिया के बजाय इंडिया से मंगवाए तो वो तकरीबन $110 मिलियन बचा सकता है।
उसके बाद जब हम पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होंगे तो जो इस खित्ते के अंदर ट्रेड पोटेंशियल है, तकरीबन दुनिया की 60% जो ट्रेड है वो इस खित्ते से होती है, तो वो आसानी से हो सकेगी। जो इलीगल ट्रेड, जो बॉर्डर में से स्मगलिंग हो रही है, टेररिज्म हो रहा है, उसके ऊपर काबू पाया जाएगा, तो रिजल्टेंटली दोनों मुल्कों के मुआशी हालात बेहतर होंगे। समझ आई ये चीज आपको? यहां तक कोई सवाल है तो बताएं। तो मैंने दूसरा क्या लिखा है, ये थोड़ा नजर नहीं आ रहा सही तरह से। कौन से वाला? मैम ये सोचला। सेकंड पॉइंट दरअसल ये थोड़ा स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही। सस्टेनेबल एंड प्रिडिक्टेबल इकोनॉमिक रिलेशन, कि ऐसे डिप्लोमेटिक रिलेशन होंगे कि हमें पता है कि इंडिया हमारा दोस्त है, या हमें पता है चीजों के बारे में क्लैरिटी होगी, हम उस कम्प्लेक्स रिलेशन से निकलेंगे। उसके बाद जो हमारी ग्रोथ होगी, हमारी आने वाली नस्लों के लिए वो अच्छी ग्रोथ होगी, सस्टेनेबल होगी। ये जो हम नस्लों की लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें से हम निकलेंगे। इस खत्ते के अंदर रीजनल कॉपरेशन होगी। ये सार्क और एससीओ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम फुली उनके पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकेंगे। ठीक है। और इकोनॉमिक टर्नआउट ये होगा कि गुर्बत का खात्मा होगा बरे सगीर पाक को इनके इस खत्ते में। और पाकिस्तान इंडिया से जब चीजें खरीदेगा तो पाकिस्तान मिसाल के तौर पे जो चाय की पत्ती कीनिया से खरीदता है, अगर वो इंडिया से लेगा तो उसका $110 मिलियन का जो है वो आप कहें कि बचत हो जाएगी। उसके बाद अगली चीज ये होगी कि ये जो बॉर्डर से स्मगलिंग हो रही है, ये जो टेररिज्म हो जाए, ये रुकेगा और रिजल्टेंटली हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। दोनों मुमालिक जो है उनके अंदर उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और फिर जब यहाँ पर अमन होगा तो दुनिया इस खित्ते के अंदर ट्रेड करेगी। और आप जानते हैं कि ये जो बड़े सगीर पाको इनका और ये सब कॉन्टिनेंट का और साउथ एशिया का रीजन है, पूरी दुनिया में से 100 में से 60% ट्रेड इस एरिया में से हो सकती है। ठीक है, समझ आ गई बात आप लोगों को? मैम रीजनल कॉपरेशन को डिफाइन कर दें। रीजनल कॉपरेशन देखिए ना, पाकिस्तान और इंडिया इस रीजन के अंदर मौजूद हैं जिसको हम साउथ एशियन रीजन कहते हैं। आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन जो है रीजनल कॉपरेशन, जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, मालदीव्स है, भूटान है, एमबीबीएस स्पेन के नाम से जिसको हम याद करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया जब एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे तो इस खित्ते के अंदर साउथ एशियन रीजन में कॉपरेशन बढ़ेगी। जब साउथ एशियन रीजन में कॉपरेशन बढ़ेगी तो ये दोनों इस पूरे रीजन में बाकी ममालिक के लिए भी रेलेवेंट हो जाएंगे, जिसमें भूटान है, मालदीव्स है और बांग्लादेश है वगैरह वगैरह। ठीक है। यस मैम। अब पढ़ते हैं कश्मीर इशू। आप लोगों का होमवर्क पता है क्या है? ये मैंने सारा कुछ बता दिया इंपॉर्टेंट। Suggest pragmatic measures keeping in view long list of issues between Pakistan and India। कि एक बात आपको पता है, अब यानी कि सवाल में उसने आपसे ये भी पूछ लिया कि आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो एक पूरे का पूरा लंबा एग्जॉस्टिव इश्यूज की लिस्ट है। तो यहाँ पर वो कहता है कि pragmatic measures, कुछ ऐसी सजेशंस दीजिए, कुछ ऐसे काबिल अमल हल बताइए कि जिनके जरिए हम इन ताल्लुकात को बेहतर कर सकें। ठीक है, इसके ऊपर अब ये है कि आउटलाइन बनाइएगा। अच्छा, मुझे कुछ सवाल मौसूल हुए थे, पहले मैं उन सवालों का जवाब देना चाहती हूँ। एक मिनट। अब आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चन भेजे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास चीज आती है, अच्छा कुछ लोगों ने, अब जिस तरह अफशा आपने तो मुझे वॉइस नोट भेजा था,
खैर बेटा, आप कुछ लोगों ने जो मेन मुझे क्यूरी एक देखने को मिली है कि आउटलाइन बनाने के ऊपर आप लोगों ने एक तो बात की हुई थी कि आउटलाइन बनानी है या क्या करना है या क्या नहीं करना। मेरी बात सुन, देखिए, आउटलाइन बनाना इज नॉट नेसेसिटी। आप आउटलाइन के बगैर भी पेपर कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहती कि आप आउटलाइन बनाएंगे तो आप पास होंगे, या खुदा ना खास्ता आप आउटलाइन नहीं बनाएंगे तो आप नहीं पास होंगे। आपके पास, आप एग्जामिनर हैं, आपके पास दो पेपर आते हैं। एक पेपर के अंदर पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, तफसील लिखी हुई है चीजों की। दूसरी तरफ आपके पास, और उसको आपने पढ़ रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि अच्छा इसमें आगरा समिट लिखा हुआ है, इसमें लाहौर डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, यानी कि ढूंढ के आपने चीज निकाली है। दूसरी तरफ आपके पास एक पेपर आता है कि जिसमें एक सवाल जो 20 नंबर का है, जिसकी के एवरेज लेंथ जो होती है वो 5 साइड्स ऑफ द पेज से लेके 8 साइड्स ऑफ द पेज तक होती है। ये अब एक पेज है ना, तो इसकी ये 2 साइड्स हैं, तो एट लीस्ट 20 नंबर के सवाल के लिए आप 5 साइडें लिखेंगे। उसमें अब एग्जामिनर आपका पहला पेज देखता है जिसपे आपने 12 से 15 पॉइंट बनाए और आपने सारे वो पॉइंट्स लिख दिए हैं जो आपने आगे पेपर में रिफ्लेक्ट करने हैं। जिसका मतलब है आपने अपने उस एग्जामिनर को फैसिलिटेट कर, आपने उसे हेल्प आउट कर दिया कि ओके दिस इज हाउ मैं आगे चल के इन चीजों को बताने जा रहा हूं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपको कहा कि जी हम ये इराज जो हैं वो पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन के बोलेंगे। अब हम बात आगे चल के करेंगे। मैं आपको अगर आपको बताना शुरू करती कि जी सियाचिन वाला ये मामला हो गया, पानी वाला ये मसला बन गया, अब आपके, और मैं इसके बजाय मैं आपको कहूँ इरा ऑफ द म्यूचुअल मिसट्रस्ट, तो आप कहेंगे कि ओके ये यहाँ पे ये बात करें। एग्जामिनर भी आपका फैसिलिटेट हो जाता है। आपकी एक ऑर्गेनाइज अटेम्प्ट होती है क्वेश्चन की, और अलॉन्ग विद इट आपको पता होता है कि अब आपने आगे चल के किस चीज के ऊपर बात करनी है। आप खुद भी बड़े फोकस रह जाते हैं। इसलिए जो चीजें हैं वो बड़ी जरूरी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, कि मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ये कोशिश करें, या आई वुड रिकमेंड यू कि आप एक एफर्ट जरूर पुट करें इसको बनाने की। लेकिन इसका कोई एक वो टेम्पलेट नहीं है। मैं आउटलाइन प्रेफर करती हूँ, आई प्रेफर कि आउटलाइन बनाए और उस पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। आपने मेरा अटेम्प्टेड पेपर देखा था कि मैं आउटलाइन बनाती हूँ और फिर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ। मेरा यही वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप नहीं करते और आप पैराग्राफ्स की फॉर्म में करते हैं तो फिर आप जो मेन पॉइंट्स हैं उनको मार्कर से हाईलाइट कर दें। आउटलाइन कंप्रीहेंसिव से मुराद ये है कि आपकी आउटलाइन के अंदर एट लीस्ट 15 पॉइंट्स होने चाहिए, यानी कि 1 पेज से लेके 1.5 पेज तक होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, जम्मू एंड कश्मीर इशू, शायद आपको पाकिस्तान अफेयर में कश्मीर इशू पढ़ाया जाए, बट आई डोंट नो। मैं यहाँ पे आपको कश्मीर इशू पे पूरी एक किताब है, उसमें से ही मैं आपके साथ मटेरियल शेयर करूंगी। पूरी किताब आपके साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, कन्फ्लिक्ट की बात करें, तो एक चीज यहां पर हम देखते हैं। पहला इवेंट है पार्टीशन। ये 15 पॉइंट्स बेटे, पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल, इंट्रोडक्शन इज अ 1 पॉइंट। पाकिस्तान इंडिया रिलेशन हॉस्टाइल एंड वोलेटाइल रिलेशन, सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पाकिस्तान इंडिया रिलेशन, तीसरा पॉइंट। समझ रहे हैं ना? मैम जो सब पॉइंट्स होंगे उनको काउंट नहीं करना? सब पॉइंट्स को भी काउंट करें। मेजरली तो आपके जो मेन हेडर्स होंगे वो 5-6 होंगे। पहली चीज है पार्टीशन एंड सेशन डायलेमा। ये पहला पॉइंट है कश्मीर इशू में। बेटे क्या हुआ, 1947 का साल है। जम्मू एंड कश्मीर was one of the princely states। princely states, अब यहाँ पर आप देखते हैं कि बड़े सगीर पाक हिंद जब तकसीम होता है तो उस वक्त कुछ ऐसी रियासतें थीं जिनको राजे और महाराजे रन कर रहे थे। उन रियासतों को प्रिंसली स्टेट कहा जाता है, जिसके अंदर भावलपुर की रियासत, जूनागढ़ की रियासत और कश्मीर की रियासत शामिल थी। रियासतों के लिए ये फरमान जारी होता है कि रियासतें अपनी जो आबादी है उसकी अक्सरियत के लिहाज से उनके पास ये हक हासिल है कि वो पाकिस्तान या इंडिया को ज्वाइन करें।
लिहाजा जिन रियासतों की हिंदू मेजॉरिटी थी जैसे कि जूनागढ़, उन्होंने इस चीज को प्रेफर किया कि वो इंडिया में जाएंगे, और जिन रियासतों की मुस्लिम मेजॉरिटी थी जैसे कि भावलपुर, हैदराबाद, उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया। इसी तरह एक रियासत है जिसको हम कहते हैं रियासत जम्मू और कश्मीर, जिसका राजा है महाराजा हरि सिंह, और वहां की आबादी जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी आबादी है। महाराजा हरि सिंह अब यहां पे कहता है कि हम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के तहत किसी भी मुल्क से फिलहाल, स्टैंड स्टिल का मतलब है, स्टैंड स्टिल का मतलब होता है ना चीजें जैसे हैं वैसी रहने दी जाए। तो बात ये होती है कि जनाब, उसने कहा ना इंडिया की तरफ जा रहे हैं ना पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, अभी जो हालात है उसी में रह रहे हैं। इसी दौरानिए में आपकी जो मुस्लिम मेजॉरिटी कश्मीरीज थे, पॉपुलेशन थी, उसने कहा हम तो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं। एक ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। तुम कौन भाई स्टैंड स्टिल? अब यहां पे ना इनकी नीयत का खोट शुरू हो गया। हालांकि अगर हम देखें तो इंडियंस के जो फोर फादर्स हैं, नेहरू की खुद के वर्ड्स मौजूद हैं कि भाई कश्मीर का सोल्यूशन एज पर द एस्पायरेशंस ऑफ द कश्मीरीज होना चाहिए, जो कश्मीरी चाहते हैं वो होगा। ये अपने फोर फादर को भी बिट्रे कर गए हैं। हिस्टोरियंस कहते हैं कि इंडिया वाले तो अपने फोर फादर को भी बिट्रे कर गए। अब पहला ये एलिमेंट हुआ। इसी दौरान रिबेलियन, दूसरा एलिमेंट है रिबेलियन एंड ट्राइबल इन्वेजन। ये तकरीबन अक्टूबर 1947, अगस्त से लेके अक्टूबर में जब हम गए, अब बगावत शुरू हो गई। महाराजा की फोर्सेस जुल्मों से तंग कर रही हैं। क्यों? क्योंकि भाई ऊपर उन्होंने रेजोल्यूशन जो पास किया था ना कश्मीरियों ने पाकिस्तान के हक में, तो महाराजा की फौज ने लोगों के लिए जिंदगी तंग कर दी। तो इसके नतीजे में आपकी आजाद जम्मू एंड कश्मीर की जो कुछ रियासतें हैं जैसे कि मीरपुर है, पूंछ है, वहां पे बगावत शुरू हो गई। इसी दौरान अब ये जो ट्राइबल इन्वेजन है, ये जो आपके ट्राइबल एरियाज है ना, मुख्तलिफ जो लोग ट्राइबल एरिया से उनको पता होगा कि मुख्तलिफ वहां पे कबाइल हैं, अफरीदी कबाइल हैं, मशहूद हैं। उन कबाइल जी के जो जिरगे के लोग थे पाकिस्तान साइड से, उन्होंने कश्मीर को सपोर्ट करने का फैसला किया। वन जिहाद टू अदर जिहाद का जो कंसेप्ट है, जो आपका अब्दुल सत्तार कहता है कि फ्रॉम वन जिहाद टू अदर जिहाद, ये अब ट्राइबल मैन, ये अफरीदी और मशहूदी वही हैं, ये वही मुजाहिदीन है कि जो आपने अफगान जिहाद में तैयार किए थे। अब ये क्या करने जा रहे हैं? अब पाकिस्तान की जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां से अब इन कबीले के लोगों ने कहा हम कश्मीर की मदद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अपर दीर वाले भी। लोअर वाले क्यों नहीं गए भाई? अब जब वो कश्मीर में गए कि भाई जो लोकल्स हैं हम उनको सपोर्ट करें, इसी अब दौरानिए में इंडिया कहता है हालात बड़े खराब हो गए जी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई है। तो इसको कहा जाता है अ हरिड अटेम्प्ट बाय बौखलाते हुए 26 अक्टूबर 1947 को आपके राजा हरि सिंह ने फॉर्मली जो है वो सेशन इंडिया के साथ, सेशन का मतलब है कि इंडिया के साथ इल्हाक कर लिया कि हम आपके साथ इल्हाक इसलिए कर रहे हैं, आप हमें फौज दें क्योंकि कश्मीर के हालात खराब हो गए, इन एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री असिस्टेंस। अब यहां से आप देखें कि पिक्चर कैसे खराब हुई। पाकिस्तानी तो गुडविल में हेल्प करने गए, लेकिन दुनिया में यह मैसेज गया कि पाकिस्तान ने कश्मीर को इन्वेड कर दिया और इंडिया अब वहां पे सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए अपनी फौजें उतार रहा है।
26 नवंबर अक्टूबर को डॉक्यूमेंट साइन हुआ, 27 अक्टूबर को इंडिया की फौजें कश्मीर के अंदर आ चुकी थी। मसला शुरू हो गया। अब मसला यूनाइटेड नेशन के फोरम पे जाएगा। मसला समझ आ गया क्या हुआ था? अब यहां से मसला लेके चलें यूनाइटेड नेशन। सारी बात है, यूनाइटेड नेशन आपकी इंटरनेशनल वो पीस कीपिंग बॉडी है। कश्मीर इशू इन यूएन, कश्मीर इशू इन यूएन में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले इनिशियली कोशिशें की गई, जो इनिशियल एफर्ट्स हैं यूएन की तरफ से, उन इनिशियल एफर्ट्स के लिए अंदर ये प्रपोजल पाकिस्तान ने जो है, जो इनिशियल एफर्ट्स थी पाकिस्तान की या इंडिया की, वो क्या थी? अब इनिशियल एफर्ट्स जो पाकिस्तान क्या चाह रहा था या इंडिया क्या चाह रहा था यूएन के फोरम के ऊपर, अगर हम वो देखें तो पाकिस्तान में उस वक्त हुकूमत है जी लियाकत अली खान। अब लियाकत अली खान जो है वो क्या करते हैं, लियाकत अली खान ने प्रपोजल सेंड किया, प्रपोज किया यूएन को, कहा कि भाई रिप्रेजेंटेटिव अपना नुमाइंदा भेजो, इसलिए टू स्टॉप फाइट, ये जो जंग बंदी है इसके लिए। लेकिन ये प्रपोजल फेल हो गया, इस पे कोई मामला ना आ सका। इंडिया ने अब कंप्लेन की, मिसाल के तौर पे आप ये समझिए कि इंडिया ने यूएन के अंदर ना एक अपनी कंप्लेंट जमा कराई। इंडिया ने कंप्लेंट ये जमा कराई, हमारे पास जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन आपकी एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसको हम अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं, उसका एक इदारा है अंदर सिक्योरिटी काउंसिल जो अमन कायम करने के लिए कोशिश करता है। उसके पास अपना एक आइन और चार्टर मौजूद है, आप ये समझें। तो कश्मीर कॉज के ऊपर अब इंडिया ये लिखता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के आर्टिकल नंबर 35 चैप्टर नंबर 6 के मुताबिक आप पाकिस्तान को कहिए कि वो कश्मीर के अंदर बगावत पैदा करने के लिए अपने लोगों को भेजना बंद करे, ताकि कश्मीर के अंदर हो सके प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट के अंदर ये है कि आप लोगों से पूछेंगे कि आप पाकिस्तान को जो की तरफ जाना चाहते हैं या इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं। अब ये पूरे का पूरा इंडिया का प्लॉटेड प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान किसी सूरत भी वहां पे रिबेलियन नहीं कॉज कर रहा था, बल्कि इंडियन फौजों के कश्मीरियों के ऊपर जुल्म जबर के लिए उन कश्मीरियों की मदद कर रहा था। पाकिस्तान ने इस कंप्लेंट के जवाब में काउंटर कंप्लेंट ये की, काउंटर कंप्लेंट पाकिस्तान की तरफ से जाती है और वो ये जाती है कि इंडिया जुल्मों सितम कर रहा है कश्मीर में। ये जो असेशन रातों रात साइन हुई है, ये जो इल्हाक हुआ है, जो महाराजा ने किया है, ये इलीगल है, इनवैलिड है, क्योंकि इसके अंदर तो कश्मीरियों की से ही मौजूद नहीं है। पाकिस्तान ने कहा यूएन को कि अपना कमीशन भेजो जो इन्वेस्टिगेट करे ये कैसे इल्हाक हो गया इंडिया के साथ। अब यूएन ने अपनी कोशिशें शुरू कर दी। यूएन ने कोशिशें इस तरह शुरू की कि जो यूएन की एफर्ट्स हैं उनमें सबसे पहले यूएन ने बनाया यूनाइटेड नेशन मिशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, कमीशन बना दिया कि कमीशन अब इस चीज को देखे और इस मसले का हल निकाले। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन जो है, बेस्ड ऑन द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान रिकमेंडेशन, यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से। अब सिक्योरिटी काउंसिल से बेटा रेजोल्यूशन ये आया, सबसे पहले जंग बंदी,
सीजेशन, जंग बंदी किस चीज की? ऑफ फाइटिंग, कश्मीर के अंदर जंग बंदी की जाए, नॉर्मलाइज द कंडीशन, हालात ठीक करें। क्यों? ताकि प्लेबिसाइट हो सके, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सके। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान दोनों की हटदर्मी हम यहां पर कहेंगे। पाकिस्तान की तरफ से हटदर्मी तो नहीं थी, पाकिस्तान अपनी फौजें वापस नहीं बुला रहा था, बेसिकली जो उसका मिलिट्री पोस्चर था, इसकी वजह से ये फेल हो गया, ये कोशिश, ये काविश खत्म हो गई। यानी कि ये रेजोल्यूशन जो आई, ये किसी तरह भी कामयाब ना हुई। 21 अप्रैल 1948 अप्रैल में ये आई थी। अब अगस्त में एक और रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से एक और रेजोल्यूशन पास होती है कि भाई अब इस मसले का हल तो निकालें। अब अगस्त में जो रेजोल्यूशन आती है वो कहती है कि सीज फायर, जंग बंदी का ऐलान करें, जंग बंदी का ऐलान किया जाए और फौजें अपनी निकाल लें। पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो विदड्रॉ किया जाए, यानी कि ट्रूस एग्रीमेंट होना चाहिए, पीस करें, ट्रूस एग्रीमेंट। पाकिस्तान अपनी फौजें वापस बुलाए, इंडियन फोर्सेस की तादाद कम की जाए और एडमिनिस्ट्रेशन के सारे मामलात लोकल कश्मीरियों को दिए जाए। और इसके बाद होना चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये पहले दो काम तो हो गए, तीसरा काम फिर भी नहीं हुआ। एक और रेजोल्यूशन, अप्रैल वाला रेजोल्यूशन भी फेल हुआ, अगस्त वाला भी हो गया। अब 1948 खत्म हो गया, 1949 में हम पहुंच गए। उस एग्रीमेंट आप समझिए अमन मुआहदा। अमन मुआहदा ये है भाई इंडिया जो है, पाकिस्तान अपनी सारी फौजें वापस बुलाएगा और इंडिया के कुछ फौजी वहां पर मौजूद रहेंगे जो कि कश्मीरियों की सिक्योरिटी के लिए होंगे। यानी कि वो 16,000 की फौज जो है, अब वो 1,000-1,200 लोग वहां पर पीछे मौजूद रहेंगे। अब बच्चे टाइमलाइन के अंदर 1949 में जब हम पहुंचते हैं तो 1949 के अंदर 12 जनवरी में एक यूनाइटेड नेशन मिशन फॉर इंडिया पाकिस्तान और रेजोल्यूशन लेकर आता है। उस रेजोल्यूशन में बेटा यही था कि सबसे पहले तो आपकी प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेटर जो है अपॉइंट किया जाए। कैसा बंदा अपॉइंट किया जाए? जो यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करवाए। जैसे कि आप कहते हैं आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और यूएन अपनी सुपरविजन के अंदर प्लेबिसाइट करवाए, लेकिन इंडिया ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। अब यूनाइटेड नेशन को लगा कि कमीशन कुछ नहीं कर सकता, अब हमें कोई नुमाइंदा भेजना पड़े। ये जी कमीशन की एफर्ट्स जो हैं दे ऑल इन वेन। अब आती हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एफर्ट्स थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। अब नुमाइंदगान आएंगे बेटा। अब जो रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू एफर्ट्स होती रही हैं उसकी सिर्फ आप नाम याद रख दें कि सबसे पहले आता है ओवन डिक्सन एफर्ट्स। 1950 के अंदर तकरीबन ओवन डिक्सन आता है। ओवन डिक्सन जो है वो आकर कहता है कि सबसे पहले तो फौजों का यहां से खात्मा किया जाए और कश्मीर को आप क्या करें कि 4 खित्तों में डिवाइड कर दें, लद्दाख हो गया, फलाना फलाना हो गया। और फिर उसके बाद आप ये करें कि पाकिस्तान और इंडिया जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं वो पाकिस्तान की तरफ करें, हिंदू मेजोरिटी जो है वो इंडिया की तरफ करें, और जो दरमियान में कश्मीर की वादी बचती है वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या करवाया जाए? प्लेबिसाइट करवाया जाए। वहां पर क्या किया जाए? इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन ये चीज भी खातिर खा किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंची। फिर दोनों ममालिक ने आपस में कोशिश करना शुरू कर, जिसको हम कहते हैं बायलैटरल एफर्ट्स ऑन कश्मीर इशू बाय इंडिया एंड पाकिस्तान। सबसे पहली मोहम्मद अली बोगरा और उधर से नेहरू साहब बातचीत है, डायलॉग है। डिक्सन की एफर्ट्स फेल हो गई बेटा। वो इसलिए फेल हो गई कि जो उसके पहले दोनों प्रपोजल्स थे ना,
कि डीमिलिटराइजेशन होनी चाहिए, और बाद में उसने कहा कि हम कश्मीर को 4 हिस्सों में तकसीम करें, वही काम नहीं हो सका था। ठीक है, यानी कि कश्मीरियों के हक की खुद इरादियत को ये नुकसान था कि कश्मीर को आप तकसीम करें। बोगरा नेहरू डायलॉग, मोहम्मद अली बोगरा और जवाहरलाल नेहरू जो हैं, इन्होंने कश्मीर के मसले के ऊपर बैठे और इन्होंने भी ये कहा इम्पार्शियल प्लेबिसाइड, कश्मीरी जो चाहते हैं वो होना चाहिए। लेकिन जब आप कहें कि कल इलेक्शन होने हैं, उस दिन इंडिया वाले पीछे हट। हालांकि ये लगता था बोगरा नेहरू डायलॉग के बाद कि ये कश्मीर का मसला अब हल होने लगे है, लेकिन जो ही प्लेबिसाइड समझे कि तैयारियां मुकम्मल हो गई, अब कहा गया कि ओके हम यहाँ पर इलेक्शन करवाने लगे और कश्मीर की वैली के अंदर हमें अब पता चलेगा कि कश्मीरी पाकिस्तानियों के साथ जाना चाहते हैं या इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, तो ऐन वक्त के ऊपर इंडिया पीछे हट गया। भुट्टो साहब का दौर आ गया। भुट्टो सवरान सिंह डायलॉग, सिर्फ इनके नाम भी याद रह जाए तो बहुत है, ये सारी बड़ी डिटेल हिस्ट्री, पूरी किताब है ये। इस डायलॉग के ऊपर कहा गया था कि जी बस कश्मीर का मसला खत्म हो गया, लेकिन इंडिया फिर भी किसी बात के ऊपर नहीं आया। वो मिल लेते थे, वो बात कर लेते थे, लेकिन बाद में किसी चीज पे अमल दरामद नहीं करते। इंडिया प्लेबिसाइड के ऊपर कभी नहीं आया। इसी दौरानिये में 1971 की जंग लड़, सवरान सिंह इंडियन था, काउंटर पार्ट सवरान सिंह, 1971 की जंग आ गई। 1971 की जंग के बाद 1972 में आपका होता है शिमला एग्रीमेंट। बेटे 1972 में होने वाले शिमला एग्रीमेंट के अंदर साइन तो कर लिया कि हम अमन कायम करेंगे, हमारी किसी किस्म की कोई जंगी नहीं होगी, लेकिन इसकी सबसे पहली वायलेशन क्या होती है? सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर आपकी इंडियन चढ़ दौड़ते हैं, उसको कहते हैं इस सीक्यूज के लिए याद रखिएगा, ऑपरेशन मैगडॉट या मैगदूत कहा जाता है, MEGHDOOT, 1984 में जब इंडियन फौजें सियाचिन के ऊपर घुस गई थी। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। उसके बाद डिफरेंट डायलॉग्स होते हैं, कंपोजिट डायलॉग जैसे मैंने आपको बताया, लाहौर डिक्लेरेशन मैंने आपको बताया, आगरा समिट बताया, लेकिन कोई खातिर खा कश्मीर के ऊपर मसले का हल नहीं निकला। अब मुशर्रफ साहब आए बीच में, मुशर्रफ का जो है वो 4 पॉइंट फार्मूला कश्मीर के ऊपर वो उसने दिया। मुशर्रफ 4 पॉइंट कश्मीर के ऊपर ये था, सबसे पहले डीमिलिटराइजेशन, फौज को निकालें बाहर। एमसीक्यूज बेटे मैंने बताया कि जो ऑपरेशन था ना, जिस ऑपरेशन के जो फौजी आपके सियाचिन पे आए थे ना, इंडिया के फौजियों ने जो हमला किया था, उस ऑपरेशन को कहते हैं ऑपरेशन मैगदूत। मिलिटराइजेशन, डीमिलिटराइजेशन, फौजें बाहर निकालें। सेल्फ गवर्नेंस, कश्मीरियों को अपनी हुकूमत खुद करने दें, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए बॉर्डर के अंदर, और ज्वाइंट मैनेजमेंट, इंडिया और पाकिस्तान मिलकर कश्मीर के इस मसले का हल निकालें, लेकिन कुछ भी नहीं। 2015 में दोबारा ये कश्मीर के ऊपर बात करने के लिए बैठे, लेकिन फिर पठानकोट के ऊपर हमला हो गया। 2016 के अंदर पठानकोट इंसिडेंट है, आप लोग बेशक उसको सर्च कीजिएगा, पठानकोट या उरी अटैक को, तो आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, बट नो नीड अगर आप ना भी करें, लेकिन कश्मीर के मसले का कोई हल नहीं निकला। अब पाकिस्तान हमेशा से ये कहता है कि पाकिस्तान का यही स्टांस है कि कश्मीरियों का जो हक खुद इरादियत है उसको किसी की तरह भी ना खत्म किया जाए, क्योंकि वो कानूनी हक है। इंटरनेशनल लॉ भी ये कहता है कि भाई जो उन लोगों का हक खुद इरादियत है उसके मुताबिक वो जहां जाना चाहते हैं, जिस मुल्क के साथ इलाक करना चाहते हैं, अकेला रहना चाहते हैं, वो रहें।
पाकिस्तान कश्मीर कॉज पे कहता है कि कश्मीरियों के पास हक्के राय खुद इरादियत होना चाहिए, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो पाकिस्तान के स्टांस के अंदर ये है कि कश्मीरियों के पास राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपना खुद डिटरमन, सेल्फ वो खुद डिटरमन करें, खुद इरादियत होना चाहिए यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक कि पाकिस्तान के साथ जाना है, इंडिया के साथ जाना है या हमने अलग रहना है। दूसरा, पाकिस्तान ये कहता है कि ये जो इंडिया की ऑक्यूपेशन है ना, ये इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, इलीगल है। कारगिल बुनियादी तौर पर कारगिल ही से तो आपने बात शुरू की थी, मुशर्रफ साहब ने कारगिल जो की थी। खैर, ये कहते हैं कि भाई ये एक स्टेट की तरफ से टेररिज्म है कि ये किसी भी जगह के ऊपर इलीगली ऑक्युपाइड हुए हैं। यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन को हम सपोर्ट करते हैं। ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं, पाकिस्तान कमिटेड है कि प्लेबिसाइट होना चाहिए और हम कश्मीरियों को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर ये 4 पॉइंट एजेंडा। दूसरी तरफ इंडिया का क्या एजेंडा है? बेटा, जब तक आपको दूसरी तरफ का नहीं पता होता ना, तो तब तक आप एनालिसिस ही नहीं बना सकते। इंडिया कहता है कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। महाराजा हरि सिंह ने जब 1947 में कागज साइन किया था, तो इसका मतलब है कि इंडिया हमारा हिस्सा है। हालांकि उस वक्त साइन करते हुए इनके फाउंडिंग फादर ने कहा था कि हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, कश्मीर का फ्यूचर कश्मीरी खुद डिसाइड करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन जो है कि भाई कश्मीर के अंदर प्लेबिसाइट होना चाहिए, पाकिस्तान इस चीज को सपोर्ट करता है। और चौथी बात यह है कि पाकिस्तान कश्मीरियों को हर तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी में यह चीज शामिल है कि हम ऑपरेस्ड और सप्रेस के साथ खड़े होंगे। इंडिया कहता है कश्मीर इंडिया का पार्ट है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा। पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है, इंडिया कहता है। और इंडिया ये कहता है कि हम कश्मीरियों की बेहतरी के लिए सब कुछ कर रही हैं, कश्मीर की मईशत बेहतर हो, कश्मीर की स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस बढ़े, इसीलिए तो हमने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया है ताकि कश्मीर इंडिया के साथ आगे बढ़े। और वो कहते हैं कि कश्मीरियों ने ऑलरेडी अपना हक्के राय खुद इरादियत इस्तेमाल कर लिया है। जब 1951 के इलेक्शंस हुए थे, जो कि बड़े टेम्पर्ड इलेक्शंस हैं, जो कि इंडिया ने अपने लिए आप समझे कि करवाए थे, वो कहते हैं कि उस वक्त कश्मीरियों की हक्के खुद इरादियत का फैसला हो गया था कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। हालांकि यूनाइटेड नेशन ने जितनी दफा कहा कि प्लेबिसाइड करवाएं, इंडिया ने रिजेक्ट किया। ये इंडिया की नीयत का खोट है। अब बेटे, यूनाइटेड नेशन क्या कहता है कश्मीर के ऊपर? यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट करता है कि कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की जो है वो सपोर्ट होनी चाहिए। लेकिन जब से हम देखते हैं कि 9/11 आया और बाकी मसले आए, तो यूनाइटेड नेशन के फोरम के ऊपर कश्मीर का मसला अब एक पुराना मसला हो गया है, उसके ऊपर इतनी बात नहीं होती। पाकिस्तान की कोशिश है कि यूएन के जो इनिशिएटिव्स हैं, यूएन के जो रेजोल्यूशंस हैं कश्मीर के ऊपर, उनको इंप्लीमेंट करवाया जाए। और बुनियादी तौर पे चाइना को भी पाकिस्तान जो है ये कहता है कि वो यूएन के अंदर इस चीज को सपोर्ट करें, कश्मीर कॉज को या कश्मीरीज के कॉज को। ये तो सारा कुछ हो गई हिस्ट्री। लेट मी चेक टाइम क्या हो, टाइम हो गया। करंट स्टेटस जो कि स्पेशल स्टेटस रिवोक हुआ है, आर्टिकल हमारा 370 और उसके बाद 35A, और उसके बाद आपका जो वाटर वाला मसला है उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तो टाइम खत्म हो रहा है। अभी मैं जस्ट आपका थोड़ा सा काम देखती हूँ एंड देन वी विल वाइंड इट अप। तक आप लोगों के अगर कोई सवाल है तो वो भी आप मुझे, 1 मिनट, मुझे जरा ये बोर्ड बंद कर, कोई चीज अगर नहीं समझ आई तो आप मुझे पूछ सकते हैं। गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। मैम, पाकिस्तान एंड इंडिया रिलेशंस और
पाकिस्तान और कश्मीर इश्यूज जो हैं इनके नोट्स मिल जाएंगे हमें? मैम अस्सलाम वालेकुम। बेटा प्लीज ओरिएंटेशन क्लास 2 मिनट रुकें। जी जी ओरिएंटेशन क्लास का क्या? जी मैम, मैंने ओरिएंटेशन क्लास नहीं ली, शुरू वाली 2 क्लासेस। तो बता दें कि बुक्स बाय जरूरी है क्या, कौन सी बुक्स बाय करनी चाहिए? बेटे मैं बुक्स को के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई प्रेफर नॉट टू यूज एनी बुक, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है ना किताब से नहीं किताबों से होते हैं। तो मैं ये इसीलिए आपके साथ जो है ना वो नोट्स जो शेयर करती हूँ वो मुख्तलिफ किताबों में से ही बनाती हूँ और मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स में से ही। तो आप करंट अफेयर की किसी किताब की तरफ अभी ना जाए, ये मेरी आप तमाम लोगों को सजेशन है, एक हम्बल कि प्लीज किसी भी ना किताब के साथ खुद को अभी मत जोड़िए। अभी आप इन टॉपिक्स को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखिए। जी मैं नोट्स आपके साथ आपके लिए बेटे नोट्स बनाती हूँ, आपके साथ ही शेयर करूंगी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्योंकि आप ये पहला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं आपको ये कहूंगी, नहीं देवर नॉट स्पेसिफिक टू कश्मीर इशू हसन, उसके ऊपर पाकिस्तान इंडिया रिलेशन की डिफरेंट कनोटेशंस के ऊपर बात हुई थी, लेकिन कश्मीर के हवाले से भी बात उसमें मौजूद थी। तो इसके अंदर मैं आपको ये कहूंगी कि आप जो है वो बैकग्राउंड जो है अपने पास अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके पास होना चाहिए। अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पता होता तो आप अच्छा एनालिसिस कभी भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपको ना एक डिटेल बैकग्राउंड बताती हूँ। थैंक यू सो मच अनम दैट यू लाइक इट, और बिल्कुल इसका फोबिया करने की जरूरत नहीं है। हालांकि करंट अफेयर आप लोगों तो वो पहले सब स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने ये किया है। अच्छा कि आपका करंट अफेयर स्टार्ट हुआ है, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को किसी किस्म का इशू ना हो। अच्छा प्रॉपर चेकिंग ये है कि अभी ये जो मैं काम आपसे करवाती हूँ, एक तो ये है कि मैं इसको सबका काम देखती हूँ, आप ये मत समझिए कि मैं इसको नहीं देखती। आपने देखा होगा कि आई ट्राई टू बी वेरी रिस्पॉन्सिव इस ग्रुप के अंदर के जितना हम हो सकते हैं। तो लेकिन के अंदर जो दूसरी चीज है, अब ये करें कि कल संडे है, तो संडे के अंदर आप लोगों में से जो बच्चे सारे जो है ना अपना काम चेक करवाना चाहते हैं, एक और काम आप कर लें कि जो हमारी एकेडमी की वो है ईमेल एड्रेस है, तो उसके ऊपर आज वाला सवाल भी, ठीक है, आज वाला सवाल जो मैंने आपको दिया है उसको आप पीडीएफ बना के, जी वो मोर देन इनफ हसन, उसको पीडीएफ बना के आप ईमेल करेंगे। मैं उसका प्रिंट जो है वो उनसे ले लूंगी और प्रिंट लेके फिर मैं उसको चेक करके उनको वापस करूंगी विद कमेंट्स, और वो आपको फिर वापस वो वापस मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये कीजिएगा कि कल सुबह तक ये काम करके तो आप ईमेल कर दीजिएगा। मैं परसों इसके प्रिंट लेके चेक करके नेक्स्ट डे दे दूंगी ताकि आप लोगों को वो मिल जाए। लेकिन ये डेली एक्टिविटी जरूर चलेगी, इसको मैं मॉनिटर करती हूँ और इसको मैं इसीलिए देखती हूँ ताकि आपकी कोई भी चीज ऐसी ना हो कि जो रह जाए या आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम या किसी इशू का सामना ना करना पड़े। ठीक हो गया? एंड जी बिल्कुल, तो करंट अफेयर के हवाले से आपको किसी किस्म के कोई खौफ फोबिया की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और मेरी ये कोशिश होती है कि आप करंट अफेयर के सब्जेक्ट को अगर समझेंगे, अगर करंट अफेयर के सब्जेक्ट को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो इट विल हेल्प यू आउट कि आप बाकी तमाम चीजों के अंदर भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। सो इसलिए मैं आप लोगों को ये कहती हूँ कि आप लोगों ने ये करना है। तो बिल्कुल किसी भी हवाले से किसी भी चीज के ऊपर जो है वो परेशानी नहीं करनी। जस्ट होल्ड ऑन एंड कीप ऑन लर्निंग। आपको नोट्स जब मैं प्रोवाइड, जस्ट रीड करें पहली दफा, अगर आपको समझ नहीं आता कोई मसला नहीं। क्रिटिकल एनालिसिस आपको अभी कुछ उस चीज के साथ नहीं करना, आपको अभी कुछ नहीं पता कि हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन कंक्लूजन क्रिटिकल एनालिसिस, वो मैं बताऊंगी। इट्स टू अर्ली कि मैं आपको बताऊं इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है या कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है, मैं आपको बताऊंगी और आपसे ड्राफ्ट करवाऊंगी। तो आपको इस चीज की फिक्र नहीं करनी कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं या कंक्लूजन कैसे लिखते हैं या क्रिटिकल एनालिसिस कैसे लिखते हैं या एनालिसिस कैसे लिखते हैं या किस तरीके से लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हैं। दिस इज माई हेडेक। जी, तो यू जस्ट हैव टू फॉलो दीज नोट्स, दे आर मोर देन इनफ। अगर आप देखें तो आई डोंट थिंक सो कि इससे ज्यादा आप लोगों को कोई और मटेरियल कहीं पे मिलेगा। अगर मिलता है तो मोर देन वेलकम, डू शेयर और उसको जरूर पढ़िए। लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मैं इसको इतना अपडेटेड बनाऊं कि आपको किसी और चीज की जरूरत ना रहे। जो आर्टिकल्स मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करूं उनको ही पढ़ के समराइज किया करें, बाकी किसी और चीज के खौफ में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। ठीक है?
So thank you so much. Let's call the day off. Wish you all a very happy weekend. Good luck. Take care of yourself. You all matter. ठीक है, मेमोराइजेशन जो है ना वो अभी नहीं करें, बस मेमोराइजेशन देखिए CSS में इज नॉट पॉसिबल। पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, रिपीट करें, लिखें, इस तरह आपकी जो मेमोरी है वो स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो आप इस तरह बैठ के रट्टा तो शायद नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। ठीक है जी। मैम जी मैम जो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रही होती है, अगर वो जो आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है अगर उसके साथ भी उसी फॉर्मेट में आ जाए, क्योंकि कभी नेट का इशू होता है और कभी व्हाइट बोर्ड स्टक हो जाता है तो फिर कुछ पॉइंट्स मिस हो जाता है। मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर करती हूँ आफ्टर ईच क्लास, ताकि आपको बीच में ना कोई भी किसी किस्म का इशू हो। मैं अभी शेयर कर दूंगी, तो आई होप कि कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज मैम।